नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। यूपीपीसीएस की पीवाई की सीरीज में आप सबका स्वागत है। यह इस वीडियो सीरीज का 18वां लेक्चर है। इससे पहले हम 17 लेक्चर कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल से उनको हम देख चुके हैं। तो 18वें लेक्चर में हम और डिटेल से चीज़ों को देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। जीएस, करंट अफेयर इन सबको हम डिटेल से कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज को पहले देखा है या इस सीरीज की वीडियो को आपने पहले देखा है, तो आपने पाया होगा कि हम जो जीएस का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, उनको भी साथ-साथ लेकर चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपकी चीज़ें बहुत आसानी के साथ यहाँ पर कवर हो जाएँगी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 2026 का आपको अटेम्प्ट देना है, आरओ-एआरओ का अटेम्प्ट देना है, लोअर पीसीएस का अटेम्प्ट देना है, तो उन सब के लिए यह वीडियो सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियाँ हैं, उन सब के लिए भी यह सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत डाइवर्स वे में कवर किया जा रहा है, चीज़ों को बहुत डिटेल से एनालाइज़ किया जा रहा है, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट सर्विसेज़ हैं, चाहे वह किसी भी राज्य के हों, में जो जीएस का पोर्शन है स्पेशली आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, यह सब तो कॉमन ही होते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। यूपी स्पेशल वाला जो पार्ट है, वह यूपी के जो एग्ज़ाम है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो ओवरऑल जीएस है, वह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। पीवाई की जो सीरीज़ होती है, उससे बहुत सारे प्रश्न लगभग हर साल आते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पीवाई की सीरीज़ को ज़रूर कीजिए। जितने भी टॉपर्स होंगे, उनको आप अगर सुनेंगे, तो वह ज़रूर यह बात कहते हैं या लगभग एक कॉमन बात ज़रूर कहते हैं कि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए हम पीवाईक्यू पर खूब फ़ोकस्ड हैं और डिटेल से उनको देख रहे हैं। प्रश्नों पर आते हैं। अगर हम पहला प्रश्न देखें तो उसमें क्या पूछा गया? यह उत्तर प्रदेश का प्रश्न है। इसमें पूछा कि जो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगर हैं, इनमें से कौन-सा नगर जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत नहीं चुना गया था? अब यहाँ जो नहीं चुना गया, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब यह करंट अफेयर का प्रश्न था, यानी उस समय का जो करंट अफेयर है उसका प्रश्न था, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है इस साल के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय की योजना थी, करंट अफेयर था। तो हम अब क्यों देख रहे हैं? अब हम इसलिए देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न आते हैं, यानी जो केंद्र सरकार की योजना होती है, उसमें भी जो उत्तर प्रदेश है, उसका क्या स्थान है, उसके कौन-कौन से शहर उस योजना में शामिल हैं, या उत्तर प्रदेश की जो योजनाएँ हैं, वह कौन-कौन सी हैं करंट में, केंद्र की योजना कौन-कौन सी उससे कनेक्ट हो रही है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिलहाल इसका उत्तर जो था वह था गाज़ियाबाद। स्मार्ट सिटी मिशन योजना थी और उसके तहत 100 शहरों का चयन किया गया था। 2015 में यह शुरू हुई थी और कोशिश यह की गई थी कि 100 शहर हम चुनेंगे और चुनकर उनका विकास करेंगे। इसमें जो उत्तर प्रदेश का शहर है गाज़ियाबाद, इसको नहीं शामिल किया गया था। बाकी जो तीनों शहर हैं, जैसे आपके जो लखनऊ है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज है और कानपुर, इनको शामिल किया गया था। ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश के 10 शहर हैं, उनको शामिल किया गया था कहाँ पर? स्मार्ट सिटी योजना के तहत। एक लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, यह आपने 3 देख ली जो ऑप्शन में थे। आगरा, बरेली, झांसी, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर यह ध्यान रखिएगा सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़, यह तीनों ध्यान रखिएगा। तो 3-3 के जो पैच हैं, उनमें आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। या आपको याद रहेगा कि लखनऊ तो होगा ही होगा, राजधानी है, कानपुर औद्योगिक नगर, प्रयागराज संगम का क्षेत्र, वाराणसी यह भी बहुत फेमस है। तो यह तो रहेंगे ही रहेंगे और पीएम का जो क्षेत्र है, वह भी यही है, संसदीय क्षेत्र उनका। तो यह तो रहेंगे। उसके बाद जो बाकी बचे हैं, वह आप देख लीजिए आगरा, बरेली, झांसी, यह तीनों आपको याद रहेंगे, एबीजे और सहारनपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़। मुख्यतः इसका लक्ष्य क्या था? जो यह योजना शुरू की गई थी, इसके क्या थे बेसिक 4 पिलर। अब केंद्र सरकार की जो योजनाएँ आती हैं, उनमें जो बेसिक पिलर हैं, वह भी आपको ध्यान रखने होंगे और यह योजना कहाँ-कहाँ पर लागू हो रही है, वह भी आपको ध्यान रखना होगा। बेसिक पिलर्स क्या थे? बुनियादी ढाँचा, यानी यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जाए। पानी की आपूर्ति, बिजली, वेस्ट मैनेजमेंट, यह सब किया जाए। ई गवर्नेंस, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से हैंडल किया जाए। अर्थात पर्यावरण, पर्यावरण में जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको ठीक रखना है और सुरक्षा, सीसीटीवी व्यवस्थाएँ जैसे हैं, स्मार्ट पुलिसिंग, यह सब भी लागू की गई। तो यह क्या था? स्मार्ट सिटी मिशन के घटक। पहला स्मार्ट सिटी कौन-सा था? भुवनेश्वर, उड़ीसा का और 100वां कौन-सा है? शिलांग, मेघालय का। यह इंपॉर्टेंट है, यह हो सकता है अब पूछे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यह प्रश्न आज भी रिलेवेंस है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस 4 कब हुआ? 2015 से 2016 के बीच। इसके अनुसार जो कुल प्रजनन दर है वह क्या है? अब इसका मतलब क्या है? कुल प्रजनन दर का मतलब क्या है? एक पुरुष और एक महिला, यह दोनों मिलकर कितने बच्चे पैदा करते हैं? अब ऐसे आपको क्यों समझना है? जब भी टीएफआर निकाला जाएगा तो वह जोड़े से निकाला जाएगा, यानी युगल। तो कुल प्रजनन दर वह कितनी थी? अब इसने किसका पूछा है? भारत की। यह भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगली बार किसका पूछे? उत्तर प्रदेश का या बिहार वालों से बिहार का पूछ ले। इस बार किसका पूछा था? भारत का। तो यह कितनी थी?
2.2। यही सही आंसर है। यानी एक जोड़ा अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देता है, यही क्या है? TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, या फिर कुल प्रजनन दर है। अब यह स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए 2.1। यानी अगर जनसंख्या को स्थिर रखना है, ऐसे आप समझिए, एक पुरुष है और एक महिला है। अब इन दोनों की संतानें कितनी हुई? 2.1, मतलब एवरेज में है। 0.1 कैसे होगा, पर एवरेज है। जब सबका मिला के निकाला जाएगा तो एवरेज बनेगा। इससे क्या होगा? जो वर्तमान जनसंख्या है, उसी का जो स्तर है वह बना रहेगा। अगर यह ज्यादा हो गया, मान लेते हैं कि 2.5 हो गया, तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। और स्थिति यह आ गई कि यह 2 से नीचे चला गया, तब क्या होगा? तो जनसंख्या है वह घटेगी। यानी अगर 2.1 से ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, अगर 2.1 से कम है तो जनसंख्या घटेगी। अब भारत के कई शहरों में यह समस्या है, या ओवरऑल हम कहें कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें यह समस्या है, और बहुत सारे जो यूरोप के देश हैं वहां पर यह समस्या तो आप और डिटेल से देखेंगे। यूरोप के देश, जापान आप देख लीजिए, चाइना में भी यह समस्या शुरू हो चुकी है, रशिया में भी यह समस्या है। यानी अगर जो यह जनसंख्या की प्रजनन दर है यह 2 से नीचे चली जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपको जनसंख्या ही नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे जनसंख्या क्यों चाहिए? किसी भी देश को चलाने के लिए एक लोगों की जो ज़रूरत है वह होती है। आपको सेना में लोग चाहिए, आपको पुलिसिंग में लोग चाहिए, आपको सरकारी कार्यालयों में लोग चाहिए, आपको प्राइवेट सेक्टर में लोग चाहिए। तो जनसंख्या बहुत ज़रूरी फैक्टर है किसी देश को चलाने के लिए, और वह स्थिर होनी चाहिए। यानी उनका जो ग्रोथ है वह स्थिर होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्या है? 2.1। 2.1 से नीचे तो जनसंख्या डिक्लाइन होगी, 2.1 से ऊपर तो जनसंख्या बढ़ेगी। तो भारत का क्या है? 2.2। ऑलमोस्ट हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि अब जो हमारी जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रोथ नहीं होगी। और यह डेटा इकट्ठा किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा। ये जो 2.1 वाली बात थी, इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। यानी जो पुरानी जनसंख्या थी उसको नई जनसंख्या रिप्लेस कर देगी। जन्म दर और मृत्यु दर का जो फैक्टर है उसको हम काउंट कर लें, तो जो 2.1 का यह प्रजनन दर है, अगर वह स्थिर बना रहता है तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। यह कैसे कैसे घटी है आप वह देखिए। जो तीसरा सर्वेक्षण था उस समय कितनी थी? 2.7, चौथे में 2.2, और पांचवें में क्या हो गई है? 2 हो गई है। अब यह चिंताजनक है। चिंताजनक क्यों? इसके बाद जनसंख्या अब घटना शुरू हो जाएगी। और अब देखिए ग्राफ, अगर तो ऐसे लगातार यह घट रहा है तो स्थिति जो होगी वह खराब हो सकती है अगर जनसंख्या नीचे जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई राज्य, जैसे आपका तमिलनाडु है, यह ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रमोट कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में देखें तो यह समस्या काफी गंभीर हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे जो TFR है वह 1.8 है, काफी नीचे है। शहरी जनसंख्या जो है वह काफी घटती जा रही है, लेकिन शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। क्यों? प्रवासन के दौरान। प्रवासन के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह बड़ी क्षेत्रों में, शहरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रोजगार के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। फिलहाल समय के साथ यह भी शायद बदले, और बदल भी रहा है काफी हद तक। तो प्रवासन हो रहा है इसलिए शहरों में भीड़ बढ़ रही है। अदरवाइज जो शहरों का TFR है वह घट रहा है। वह कितना है? 1.8 है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ज़्यादा है, 2.4 है। तो यहाँ पर जनसंख्या अभी बढ़ेगी, लेकिन शहरी क्षेत्र में जनसंख्या जो है वह घटेगी। तो जो प्रवासन है वह अभी भी होगा। इससे क्या होगा? जो बैलेंस हो जाएगा शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में, वह लगातार होता हुआ दिखेगा। शहरों में ही ओवरऑल जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्रवासन तेजी से होगा। लेकिन उसका मुख्य कारण यह है कि जो प्रजनन दर है वह गाँवों में ज़्यादा है, 2.4 है, शहरों में घटती जा रही है, 2.1 हमको चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो चौथे सर्वेक्षण में यह क्या था? 2.7 था, राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा था। बिहार की बात करें 3.4, काफ़ी ज़्यादा है। सबसे कम किसका है? सिक्किम राज्य। कितना है? 1.1 से 1.2। यहाँ पर लोग बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे हैं। तो बहुत समस्या है यहाँ पर। आने वाले समय में यहाँ की जनसंख्या जो है वह काफ़ी कम हो जाएगी, और सिक्किम जैसे राज्यों के साथ यह समस्या और गंभीर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है प्लस आपकी जो भौगोलिक स्थिति है वह काफ़ी चिंताजनक है, वह काफ़ी कठोर है। तो इससे जो प्रवासन है वह भी यहाँ पर काफ़ी कम होता है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वह हमारे लिए क्या है? काफ़ी क्रिटिकल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शहरी क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? अब यानी जो आपकी समितियां हैं गरीबी के लिए, भुखमरी के लिए, या इस तरह की जितनी भी स्थितियां हैं उनको नापने के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए उनसे प्रश्न बनता है। तो यह समिति कौन सी थी? यह समिति थी आपकी कौन सी? हाशिम समिति। क्योंकि यह आप ध्यान रखिएगा बहुत फेमस समितियां हैं, लेकिन केवल शहरी क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड नहीं थी। तो शहरी क्षेत्र के लिए कौन सी योजना थी या कौन सी समिति थी? हाशिम समिति। इस समिति ने दिसंबर 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। बेसिक काम क्या था इसका? इसको यह तय करना था कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो गरीबी का स्तर है
उसको कैसे मापा जाए और जो बीपीएल कार्ड धारकों की सूची है, उसको कैसे तैयार किया जाए। यानी यह क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसके तहत यह तय किया जाएगा कि कैसे किसी व्यक्ति को बीपीएल कार्ड की सूची में शामिल किया जाएगा। तो इसने कहा कि इसकी 3 बेसिक बेसिक क्या है, कैलकुलेशन मेथड है। एक हमको यह चीज़ देखना चाहिए कि उसके पास जो आवास है, वह कैसा है? वह किस तरह के घर में रह रहा है? दूसरा, उसकी जो सोशल रिप्रेजेंटेशन है या सोशल विज़िबिलिटी है, वह कैसी है? और उसके पास जो व्यावसायिक स्थिति है, वह कैसी है? यानी समाज में उसकी स्थिति कैसी है? आर्थिक रूप से वह कैसा है? और उसका घर कैसा है? इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि 3 चरणों की एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। एक होगा क्या? स्वचालित समावेशन, ऑटोमेटिक। फिर एक स्वचालित क्या है? अपवर्जन। और एक क्या है? स्कोरिंग इंडेक्स। तो इसको समझते हैं। पहला क्या है? स्वचालित अपवर्जन। यह कहते हैं कि यह फ़िल्टर की तरीके काम करेगा। यह उन लोगों को बीपीएल सूची से बाहर कर देगा जो सुविधा संपन्न है। कैसे? यह कहेगा कि जिसके पास 4 पहिया वाहन है, अब यह कंडीशंस हो गई। एसी है, घरों में एसी लगा है, रेफ्रिजरेटर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पक्का मकान है, अच्छी खासी आय है। इनको क्या कर दे? ऑटोमेटिकली बाहर कर दे। अब इसमें आपने वर्तमान समय में भी सुना होगा कि कई सारे जो है वह इंडिकेटर ऐड कर दिए जाते हैं। किसके पास घर है, कितना बड़ा घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, पक्का है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, यह सारी कंडीशन ऐड की जाती हैं। ओवरऑल क्या देखा जाता है? यह 3 चीज़ें, आवास कैसा है, सामाजिक स्थिति कैसी है और जो व्यावसायिक स्थिति है, आय के जो साधन हैं, वह कैसे हैं। इन्हीं पर क्या बनेंगे? अलग-अलग पैरामीटर बनेंगे और उनके बेसिस पर देखा जाएगा। तो जो स्वचालित अपवर्जन है, ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन है, वह क्या है? लोगों को फ़िल्टर कर देना ऑटोमेटिकली और उनको बीपीएल सूची से बाहर कर देना। फिर समावेशन, अगर किसी के पास अपना घर नहीं है, कच्चा मकान है, टूटा-फूटा घर है, तिरपाल के घर में रह रहा है, उसके पास जो सामाजिक स्थिति है, वह बहुत खराब है। घर में जो कमाने वाला है, वह मुखिया नहीं है और मुख्यतः जो घर की महिलाएँ हैं, वह किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। घर में जो परिवार का मुखिया है, वह हो सकता है क्या है? दिव्यांग है। मतलब आय के जो साधन हैं, वह परिवार में काफ़ी खराब है और बँधुआ मज़दूरी करता है, भीख माँगता है, अगर मान लेते हैं कि पुरुष है तब भी। तो एक तो जो सामाजिक स्थिति है, वह खराब है, दूसरी जो आय के साधन हैं, वह खराब है, उसके पास आवास नहीं है। तो इनको क्या किया जाना चाहिए? ऑटोमेटिकली बीपीएल में इनको शामिल कर दिया जाना चाहिए। तीसरा, स्कोरिंग इंडेक्स। अब हो सकता है स्थिति ऐसी बने कि किसी के पास मकान तो हो, पर वह क्या हो? कच्चा हो या हो सकता है पक्का भी हो, लेकिन हो सकता है 1 कमरे का मकान हो और उस 1 कमरे के मकान में 10 लोग रह रहे हों। अब यह स्थिति भी तो हो सकती है। अब यह स्थिति भी खतरनाक है। जो पानी की व्यवस्था है वही नहीं है, शौचालय है ही नहीं, तो आप इसको किस में रखेंगे? फिर उसकी जो सामाजिक स्थिति है, शिक्षा तो उसके पास है, लेकिन अच्छी एजुकेशन नहीं है, किसी विशेष कम्युनिटी से आता है, जो परिवार है उसमें बीमारी है, परिवार का जो मुखिया है वह बीमार है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। उसके पास रोज़गार तो है, लेकिन वह क्या है? दिहाड़ी मज़दूर है, तो पैसे तो आते हैं, अगर वह 1 दिन मज़दूरी कर ले तो ₹700 मिल जाए या ₹500 मिल जाए, लेकिन यह मज़दूरी उसको डेली नहीं मिलती है। अब ऐसी भी स्थिति है। अब इसके लिए क्या बना? इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब, मान लेते हैं कि उसके पास कच्चा मकान है और एक ही मकान में 10 लोग रह रहे हैं या फिर पक्का मकान भी है, तो हम कह लेते हैं कि इसको हम कह देते हैं कि ये 3 पॉइंट गरीब है। फिर कहते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है, वह ठीक है परिवार में, लेकिन विशेष कम्युनिटी से आता है, तो 2 पॉइंट इसको दे देते हैं। फिर कहते हैं कि जो रोज़गार का प्रकार है, वह क्या है? असंगठित क्षेत्र, तो इसको हम 3 पॉइंट दे देते हैं। तो अब कितने पॉइंट हो गए टोटल इसके? 8 पॉइंट। यानी जो गरीबी का सूचकांक है, वह कहाँ से कहाँ तक बना है? 1 से लेकर 12 तक और यह कहाँ है? 8 पर। यानी काफ़ी हद तक यह बीपीएल की श्रेणी में आता है। अब इसमें क्या होगा? प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता मतलब सरकार का एक बजट होता है। पहले उसने बीपीएल वालों को शामिल कर दिया, इनको तो शामिल करना ही है, जिनको स्वचालित रूप से शामिल कर दिया गया, वो उसकी कैटेगरी हमने देख ली। इसके बाद क्या हुआ? बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया, उसकी भी हमने कैटेगरी देख ली। अब जो यह वाले लोग हैं, स्कोरिंग वाले, जो बीच की श्रेणी में हैं, इनके लिए क्या किया जाएगा? बीपीएल में मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोग हैं और सरकार का जो बजट है या सरकार जितने लोगों को बीपीएल में शामिल करना चाहती है, उनकी संख्या है 20 करोड़ और मान लेते हैं इस कैटेगरी में है कितने? 30 करोड़ लोग। अब सरकार टोटल कितने लोगों को शामिल करना चाहती है? 20 करोड़ या 10 करोड़ या कुल मिलाकर 30 करोड़, हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन 30 करोड़ तो यही है और इसमें से 10 करोड़ या शामिल हो चुके हैं, जिनके हाई स्कोर है। यानी इस स्केल में जो ज़्यादा किसकी तरफ है? 12 की तरफ है। उनमें से 20 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा। यानी 10 करोड़ इसमें से छूट जाएँगे, जो ज़्यादा इधर हैं। यानी जिनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है, उनको छोड़ा जाएगा, लेकिन जिनकी स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब है, उनको शामिल किया जाएगा और इस तरीके से बीपीएल कार्ड में इनको शामिल किया जाएगा। तो यह किसका मॉडल था? हाशिम का। बाकी विकल्प देखते हैं। एक बात की गई थी तेंदुलकर समिति की,
2005 से 2009 तक इस समिति ने काम किया था। यह भी गरीबी के लिए थी और जो ओवरऑल गरीबी है, उसको मापने का इन्होंने काम किया था या उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको बताया था। केवल शहरी क्षेत्र के लिए या नहीं था, ओवरऑल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए था। इन्होंने जो कैलोरी आधारित मॉडल था, अब इसमें क्या होता है, जो गरीबी का आकलन है, उसको यह माना जाता है कि यह व्यक्ति कितने कैलोरी भोजन ले पा रहा है दिन में। जैसे मान लेते हैं, किसी की आय ₹100 है शहरी क्षेत्र में और किसी की आय ₹100 है ग्रामीण क्षेत्र में। तो हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र वाला इस ₹100 में जो भोजन है, वह प्राप्त कर ले, एक ठीक-ठाक भोजन। लेकिन शहरी क्षेत्र में हो सकता है या ना प्राप्त कर पाए, तो किसे गरीब माना जाएगा? जबकि आय किसकी है? दोनों की बराबर है, ₹100 दोनों कमा रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल आउटपुट है, वह क्या हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्र वाला ज़्यादा बेहतर है। तो इन्होंने क्या किया था, पहले जो मॉडल था, वह था कैलोरी बेस्ड, यानी 1600 और 2100, महिलाओं के लिए 1600 और पुरुषों के लिए 2100। अगर इतनी कैलोरी का भोजन वह डेली कर पा रहे हैं और इतनी कैलोरी वह ले पा रहे हैं, तो वह क्या है? स्वस्थ हैं। अब इसमें शहरों के लिए अलग आकलन था, गाँवों के लिए अलग आकलन था। इतने डिटेल में मत जाइए, आप इतना केवल ध्यान रखिए कि कैलोरी का आकलन किया जाता था। तेंदुलकर समिति ने इनको क्या कहा, इस मॉडल को छोड़कर जो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय है, उसको निर्धारित किया। यानी अपने खाने पर वह व्यक्ति महीने में कितना खर्चा कर पा रहा है, उसको इन्होंने शामिल किया। अब ऐसा क्यों किया होगा? यहीं से समझते हैं। शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में आय 10,000 है, ग्रामीण क्षेत्र में भी 10,000 है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र वाला व्यक्ति है, वह ₹5,000 कहाँ दे दे रहा है? किराए में। तो उपभोग योग्य जो आय है, वह कितनी है? 5 ही हज़ार है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों के पास अपने मकान हैं, तो यह क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, जो किराया है। उपभोग व्यय कितना बचा? ₹10,000, तो यह और ज़्यादा अमीर है। तो इसको इन्होंने केस बनाया। फिर एक है आपकी सक्सेना समिति। अब यह किसके लिए है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। हाशिम समिति किसके लिए थी? केवल शहरी क्षेत्रों के लिए। सक्सेना समिति किसके लिए है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। एक बहुत फेमस समिति है, लकड़वाला समिति। यह बात करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। यह कहता है कि जो गरीबी का आकलन है, उसको कीमत के आधार पर देखना चाहिए। बहुत साधारण भाषा में समझे। शहरी क्षेत्र में ₹100 थे, ग्रामीण क्षेत्र में ₹100 थे। ग्रामीण क्षेत्र में ₹100 ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि यहाँ क्या थी? जो महँगाई का अंतर है, वह था। ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज़ ₹100 की मिल रही थी, शहरी क्षेत्र में वह चीज़ कैसे मिल रही थी? ₹130 की। तो इन्होंने क्या किया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से इसको लिंक कर दिया। अब यह किसका काम था? लकड़वाला समिति की। और भी कुछ समितियाँ हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक क्या है आपकी वाईके अलग समिति। यह कब बनी? 1979 में। क्या पैमाना रखा? ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी। अब इसमें देखिए, अलग-अलग समितियों ने अलग-अलग पैमाना दिया है। तो इन्होंने क्या दिया था? ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरों के लिए 2100 कैलोरी। फिर है आपकी लकड़वाला समिति 1993, अभी हमने देख लिया। तेंदुलकर समिति 2009 में बनी। कैलोरी मॉडल को इसने छोड़ दिया और जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर हो रहा खर्च है, उसको भी जोड़ा किसमें? निजी खर्च में। इन्होंने जो बताया कि उस समय जो भारत की गरीबी है, वह कितनी है? 21.9%। फिर सी रंगराजन समिति बहुत फेमस है, 2014 में बनी। इसने कहा कि जो शहरी क्षेत्र है, उनके लिए प्रतिदिन ₹47 और ग्रामीण क्षेत्र जो है, उनके लिए प्रतिदिन ₹32। अगर कोई व्यक्ति खर्च कर पाता है, तो वह गरीब नहीं है और अगर खर्च नहीं कर पाता है, तो वह क्या है? गरीब है। उस बेसिस पर भी जो गरीबी है, वह कितनी थी? 29.5%। तो यह किसकी रिकमेंडेशन है? रंगराजन समिति की। और उनकी रिपोर्ट के तहत 29.5% जो लोग हैं भारत में, वह क्या है? अत्यंत गरीब, यानी बीपीएल श्रेणी में उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत डिटेल से हमने चीज़ों को देख लिया। 2 क्वेश्चन हमने देखे, उनका डिटेल से हमने एनालिसिस किया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।